हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि यूएन की पॉपुलेशन रिपोर्ट से संबंधित है और हमारे देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया गया है। जो इस समय सिविल सर्विस के मेंस एग्ज़ाम या प्री एग्ज़ाम या और कोई एग्ज़ाम है, उनमें सब में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी समस्याओं की जो है वो मूल जो है वो जनसंख्या वृद्धि है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि पर जो भी रिपोर्ट आती है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि चाइना जो है कैसे इंडिया से बहुत आगे निकल गया और जो कि जनसंख्या वृद्धि उसकी भी बहुत तेज़ गति की थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम समझते हैं, ये कैसे चाइना कर पाया कि वो अपने देश को बहुत आगे निकाल लेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंडिया सेट टू बिकम मोस्ट पॉपुलस नेशन ए प्रॉस्पेरिटी लेसन। भारत जो है महत्वपूर्ण जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा। ये यूएन प्रॉस्पेरिटी की रिपोर्ट है। इससे भारत जो है क्या सीख सकता है, तो जब किसी देश में पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों ही प्रभाव दिखाई देते हैं। तो नकारात्मक संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है और गरीबी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सकारात्मक ये है, उस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा श्रम बल और कार्यकुशल व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके अधिक से अधिक अपनी जनसंख्या को रोजगार में लगाकर आप पूरे विश्व की लीडरशिप कर सकते हैं। जैसा कि मोदी जी कहते हैं, हमारे पास 29% के आसपास युवा आबादी है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा सभी देशों में सबसे ज़्यादा है। तो ये होते हैं पॉपुलेशन के प्रभाव। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना ने बताया कि भारत 2023 में चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। तो जैसा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, उसी दिन संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है जनसंख्या संभावना ने ये व्यक्त किया कि जो है भारत 2023 में ही चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। इसी संस्थान ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट ने 2019 में 3 साल पहले बताया था कि वर्ष 2027 तक चीन की आबादी को पार कर जाएगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि इसी संस्था ने 2019 में 3 साल पहले बताया था कि भारत जो है चीन को 2027 में आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। लेकिन ये इस बार 2022 की रिपोर्ट में बता रही है कि 2023 में 4 साल पहले ही जो है भारत जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो देखते हैं इसे हमारी सरकारें किस प्रकार हैंडल करती हैं। चीन की कहानी 1978 में सबसे तेज गरीबी में गिरावट हासिल की। इसी समय चीन की प्रति व्यक्ति आय 156.4 डॉलर थी। जो बताया गया है 1978 के दौर में चाइना की जो प्रति व्यक्ति आय थी 156.4। देखिए अब चाइना किस प्रकार अपनी इकोनॉमी को, उस समय 1978 के आसपास चाइना में बहुत अधिक पॉपुलेशन होने के कारण देखिए किस प्रकार उसकी आय थी।
भारत की उस समय $205.60 थी। दोनों एक साथ मतलब ग्रो करना शुरू किए थे, लेकिन उस समय जो चाइना था वो भारत से बहुत ज़्यादा 1978 में गरीब था। इसकी जो है भारत की 205.60 प्रति व्यक्ति डॉलर थी और चाइना की 156.4 प्रति डॉलर। दोनों देश घोर गरीबी से जूझ रहे थे। इसी समय चीन ने आर्थिक सुधार शुरू कर दिए थे। दोनों देश इस समय बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति में थे, क्योंकि दोनों के पास बहुत भारी मात्रा में जनसंख्या थी और इनको पेट भरने के लिए और रोजगार के लिए बहुत ही ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। तो चाइना ने इसी समय 1978 में ही आर्थिक सुधार शुरू कर दिए थे। आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन भारत से 6 गुना ज़्यादा है। आज देख रहे हैं जैसा कि चाइना ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी आय जो है 6 गुना ज़्यादा हो गई। 2021 में चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,556 थी। अब बताइए, पिछले साल ही चाइना की जो प्रति व्यक्ति आय है $12,556 थी, जबकि भारत की $1933 थी। बताइए, 2 छंग 12, हाँ, 6 गुना ज़्यादा हो गई। ये कैसे संभव हुआ? चीन ने ये सब कृषि पर प्राथमिक ध्यान दिया और अपने कृषि बाजारों को मुक्त कराया। परिणामतः चीन की जीडीपी 7.1% से बढ़ी। तो चीन ने सबसे पहले आर्थिक सुधारों में कृषि पर सबसे पहले ध्यान दिया। कृषि में टेक्नोलॉजी का विकास किया और जो हमारी कृषि बाजारें हैं, जैसे आजकल जो कृषि मंडियाँ चलती हैं, वो बहुत ही मतलब सरकारी ठेके पे या दलालों के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन चाइना ने उन सबको फ्री कर दिया। किसानों के हाथों में ही उनको दे दिया। वो अपने हिसाब से अपनी मंडी चला सकते थे। इसीलिए चाइना ने सबसे पहले कृषि बाजारों को ही मतलब इनसे जो आढ़तिये हैं या अपने द्वारा जो चलाई जा रही बाजारें थी, उनसे मुक्त कर दिया और उन पर टैक्स फ्री कर दिया। जो भी टैक्स लगता था बाज़ारों में, उन पे सब पे फ्री कर दिया और वहाँ पे सुविधाएँ बढ़ा दी, जिससे इनकी जीडीपी 7.1% से बढ़ी। किसानों की आय 14% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। देखते हैं कि अगर ये सब किसान मतलब चाइना ने किया कि उसने प्राथमिकता से कृषि पर ध्यान दिया और मंडियों को एकदम फ्री कर दिया। तो चाइना की जो है जीडीपी 7.1% से बढ़ी और प्रति व्यक्ति आय 14% से बढ़ी, जिससे उसके सभी क्षेत्र तेजी से बढ़ने लगे। तो जैसा कि पता है कि सबसे ज़्यादा भारत हो या चाहे चाइना, दोनों में ही किसान रहते थे और किसानों के पास जब पूंजी आई तो उन्होंने फ्रिज, कूलर, बेड और मकान बनवाए, ईंटा, सीमेंट, सरिया, मोरंग, हर चीज़ खरीद उन्होंने डिमांड बढ़ाई। गाड़ी जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर और सुख सुविधाएं उन्होंने खरीदने की कोशिश की, जिससे कि सारे मार्केट उनके चल पड़े। तो चाइना ने जो है ये बहुत अच्छी रणनीति अपनाई कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस कृषि पर और उसकी बाज़ारों पर किया, जिससे कि उनके किसानों की आय बढ़ने पे उन्होंने मार्केट में माँग किया, जिससे कि उनके उद्योग धंधे भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, जिससे उनके सभी क्षेत्र तेज़ी से बढ़ने लगे। 40 साल की अवधि में 1978 से 2018 के बीच चीन की कृषि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी। जो है 40 सालों में चाइना जो है 1978 से 18 के बीच कृषि की वृद्धि 4.5% की दर से बढ़ी, जबकि 1991 में सुधारों के साथ भारत की कृषि जीडीपी वृद्धि लगभग 3% प्रतिवर्ष रही। तो देखते हैं हमारी सरकार ने ध्यान दिया, लेकिन मार्केट को जो है फ्री नहीं कर पाई। एग्रीकल्चर पे तो ध्यान दे रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो आर्थिक सुधार तो की, लेकिन जो है मार्केट
अच्छे उपलब्ध नहीं करवा पाई सरकार। इसलिए जीडीपी जो आर्थिक वृद्धि हुई लगभग 3% प्रतिवर्ष रही। चीन ने 1980 में एक बच्चा नीति लाया जो 2016 तक रही। अब चीन ने जो है सबसे पहले ये बहुत बड़ा कदम उठाया क्योंकि उसे पता था कि अगर जनसंख्या कम होगी तो संसाधनों पर बोझ कम होगा, उससे उनकी खपत कम होगी, जिससे उनका जो पैसा किसानों को खेती करके मिलेगा उसका खर्च कम आएगा, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जो है वो गरीबी के दुष्चक्र से छूट जाएंगे। इसीलिए उसने सबसे पहले 1980 में एक बच्चा नीति लाई जो 2016 तक रही, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी और गरीबी में सुधार हुआ। तो देखते हैं चीन ने सबसे बड़ा कदम यही उठाया कि जब जैसे स्टेप लेने चाहिए थे उसने लिए और बहुत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा दिया। भारत जो है इस मामले में अभी अच्छे से सुधार नहीं कर पाया है क्योंकि यहाँ जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो इतना सफल, उनका प्रचार प्रसार आज भी अभी लोग जो है इंट्रासेप्टिक गर्भ निरोधक लेने से मतलब कतराते रहते हैं और किसी किसी के यहाँ तो 4-4 5-5 बच्चे आज भी हैं। तो इसलिए भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी विकास में बहुत ज़्यादा बाधक है। तो इससे जो है जनसंख्या वृद्धि से ही हमारी जो है विकास दर वो घटती गई और चाइना की जिससे बढ़ती गई। तो भारत की जो है जनसंख्या वृद्धि दर 1.1% प्रति वर्ष और चीन की 0.1% जनसंख्या वृद्धि है। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें जो है भारत की 1.1% प्रति वर्ष है और चाइना की 0.1 प्रति वर्ष है। इससे ही दिख रहा है कि चाइना ने कितना ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, जबकि भारत ने इस तरीके की बहुत ही कमी ध्यान दे पाया। और ये भी एक समस्या है कि भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है अपने यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट भी नहीं हैं जो स्किल दे सकें। चाइना ने सबसे पहले एग्रीकल्चर और उसकी मार्केट पे ध्यान दिया, फिर सबसे ज़्यादा स्किल जो है कौशलता पर ध्यान दिया। उसने महिलाओं और पुरुषों को अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट, चाइना के तो अभी भी वर्ल्ड रैंकिंग में 10-12 इंस्टीट्यूट टॉप पे आ जाते हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है एक यूनिवर्सिटी टॉप पे नहीं पहुंच पाती क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ पर स्किल पे ध्यान ही नहीं दी, सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहो हैं। इसलिए महिलाओं की पढ़ाई पे उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे कि वो शिक्षित हुईं और उनका परिवार शिक्षित हुआ। तो उन्होंने अपने आप ही जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाई। जैसा कि देखते हैं आप लोग शिक्षित लोग जो है बहुत ज़्यादा उन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, हर समस्या के बारे में उनको जानकारी होती। इसलिए आज भी जो अनपढ़ हैं और जो गरीब हैं, मतलब ये एक द्वंद्व है कि गरीबी जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण है या जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण है। अब इसमें ये नहीं पता चल पाता कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी हुई है या गरीबी के कारण। लेकिन सरकार को इस बहुत बड़े दुष्चक्र को तोड़ना चाहिए और इसको तोड़ने के मात्र एक यही उपाय है कि महिलाओं तथा पुरुषों को अधिक स्किल बनाना और उन्हें अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना। जैसा कि देख रहे हैं आज तक हमारे इतिहास में मतलब जो है मुख्य न्यायाधीश अभी चर्चा में चल रही हैं कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश भारत में अभी महिला नहीं हुई हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि महिलाओं की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जो कि उस लेवल पर पहुंच सकें, या मान लो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। 10 साल पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये सब महिलाएं जब तक शादी करती हैं, बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा घर
बार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिससे उनको इन सब चीज़ों में बहुत बाधा होती है और वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं। तो ये सभी दिक्कतें हैं। सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ज़ोर करना चाहिए। मेन चीज़ है, एक जो हमारी सरकार है, डायरेक्ट जो है उद्योग क्षेत्र पर चली गई, इसीलिए हम विकास में पीछे रह गए, क्योंकि चाइना ने सबसे पहले कृषि, फिर उसके बाद उद्योग पे ध्यान दिया। लेकिन हम जो भारत ने सबसे पहले उद्योगों पे ध्यान दिया, कृषि में बाद में जब अब फेल हो रही है तो उसने कृषि पे ध्यान देना शुरू किया। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज़्यादा समस्याएं आ गई हैं, जिनका कि समाधान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए अभी भी समय है सरकार के पास, वो अच्छे से अपने नागरिकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करे और उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करे, जिससे वो भारत की आर्थिक वृद्धि में सहायक हों और जीडीपी में अपना योगदान दें और भारत को और ऊंचे ले जाने का प्रयास करें। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहता है। तो देखते हैं इसका कौन सबसे पहले जवाब देता है। तो प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपको इसमें बताना है नीति आयोग, जो हमारा योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की थी 2015 में, उसका अध्यक्ष कौन है इस समय, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर टेलीविज़न को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।